Hello, my dear aspirants. I hope you all are doing good and great, and all of your preparation is going right on track. So, in today's class, as I promised, we will learn about introductions. And I'm not talking about your introduction, I'm talking about the introduction of your UPSC means answers. Okay? So, let's get started. So, first of all, let's understand exactly why do we need to write an introduction. So in this slide, I actually, this is not what I meant to write here. It is just why introduction is important. Okay. First of all, as we all know, first impression matters. हम सभी जानते हैं. ठीक है. इंट्रोडक्शन इज एज क्रिटिकल एज इट क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन. आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है. आप एग्जामिनर के पास आप नहीं होते वहां पे, उसके पास होती है आपकी कॉपी, जिसके जरिए आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन देना है. ऑलराइट. इट इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन ऑफ द एंटायर आंसर. आपका जो भी आंसर होगा, इंट्रोडक्शन उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है. ये हमको डायरेक्शन दिखाता है, हमको आई मीन टू से एग्जामिनर को डायरेक्शन दिखाता है कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में जाने वाला है. ठीक है. फ्रेमवर्क फॉर द आर्ग्यूमेंट. इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क, इट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि आपके आंसर में अब आगे क्या होगा. ठीक है. इट प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर द आर्ग्यूमेंट दैट विल फॉलो. एज आई सेड, मार्क्स फॉर द इंट्रोडक्शन. हम सभी को पता है कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपके अच्छे मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. और साथ के साथ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ पॉइंट्स. आपके आंसर में जो भी पॉइंट्स होंगे, इंट्रोडक्शन उनका एक कंसाइज ओवरव्यू देता है, उन पॉइंट्स का एक ओवरव्यू देता है कि आपका आपका आंसर, एज आई सेड पहले ही पॉइंट में मैंने बताया था कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट. सो हियर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन यूपीएससी मेंस. ये स्लाइड शायद मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका हूँ पिछली क्लास में. Here, now let's talk about the types of introductions. वैसे मैंने एक और स्लाइड तैयार की है, उसमें हम और भी टाइप्स देखेंगे. यहाँ पे हमारा पहला टाइप आता है कॉन्टेक्स्ट. लेट्स से कोई इशू है, कोई भी इशू ले लीजिए आप. ठीक है. अब उसके इंट्रोडक्शन में हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं इस इशू से रिलेटेड, कि ये इशू कैसे अराइज हुआ, ये इशू किस चीज से रिलेट करता है. ठीक है. इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट. Context refers to the background information that set the stage for the topic. आपका जो भी टॉपिक है, ये उसका एक बैकग्राउंड देता है. ठीक है. उसके बाद रेलेवेंस. ये आपका सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है. ये क्या करता है? इट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेश्चन इन द करेंट सिनारियो. रेलेवेंस टाइप के इंट्रोडक्शन हम करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस में यूज करते हैं ज्यादातर. ठीक है. थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज अ क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ योर मेन आर्ग्यूमेंट. ये आपकी जो भी आप अपने बॉडी में, आंसर की बॉडी में मेन आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, ये उसका एक बेस प्रोवाइड करता है. ठीक है. और पर्सपेक्टिव, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का भी. इट सर्व एज द फाउंडेशन अपॉन विच योर एंटायर रिस्पॉन्स इज बिल्ड. एज आई सेड, आपका जो भी एंटायर रिस्पॉन्स होगा, ये उसका एक बेस तैयार करता है. ठीक है.
और लास्ट में फोर्थ टाइप स्ट्रक्चर ओवरव्यू। ये क्या करते हैं? इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर द रीडर, रीडर आई मीन टू से एग्जामिनर, आउटलाइनिंग द पॉइंट्स दैट विल बी कवर्ड। ये रीडर के लिए एक ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि रीडर, अब एक्चुअली हमारा इंट्रोडक्शन में आउट पॉइंट्स को आउटलाइन कर दिया जाता है ताकि रीडर के दिमाग में एक ओवरव्यू सेट हो जाए। ठीक है। इट हेल्प्स टू मैनेज रीडर एक्सपेक्टेशन थ्रू आउट द आंसर। अब पूरे आंसर में जो हमारा रीडर यानी एग्जामिनर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन उसको सेट करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप इस टाइप के इंट्रोडक्शन यूज करते हैं कुछ आंसर्स में, देन मेक श्योर कि आपने जिस टोन पे, जिस बेसिस पे अपना इंट्रो लिखा है, उसी फ्लो में अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर करें। ठीक है, वरना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेन मार्क्स अदर देन योर कंपेटिटर्स। ठीक है। इफेक्टिव इंट्रोडक्शन टेक्निक्स फॉर यूपीएससी मींस, अब कितने टाइप, मतलब हमने टाइप सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि इफेक्टिव टेक्निक्स टू राइट एन यूपीएससी मींस आंसर्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने पहली क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऑब्वियसली जाके पहले आप उसे देखिए, क्योंकि जब मैं इस स्लाइड्स के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको चीजें समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो मेक श्योर कि आप पहले उसे देखें। तो अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सेकंड, और मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके पास जब क्वेश्चन आए तो रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस। सेकंड चीज, की एलिमेंट्स ऑफ एन इंट्रो, आपको अपने इंट्रोडक्शन के की एलिमेंट्स को पहचानना होगा, जिसके बारे में हम थोड़ी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफाइनिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, अभी हर जगह यूज नहीं होता। एज आई सेड इन द प्रीवियस क्लास, कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है। अगर वहां पे कोई कीवर्ड है, कोई टर्म है, तो इट वुड बी एडवाइज्ड, सॉरी, कि आप उस टर्म को इंट्रोडक्शन में डिफाइन करें। वो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन बन सकता है। फोर्थ पॉइंट, एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, कुछ क्वेश्चन कंटेक्चुअल बेस होते हैं जिसमें हम किसी इशू को डिफाइन कर रहे हो या कोई और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इट वुड बी एडवाइज टू यूज कंटेक्स्ट, कि आप उस इशू का कॉन्टेक्स्ट दे अपने इंट्रोडक्शन में। ठीक है, कि इशू अराइज कहाँ से हुआ है, ये जरूरी नहीं है इशू हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट टू रिमेंबर, समराइजिंग मेन पॉइंट्स ऑलवेज, लिसन केयरफुली। आपका इंट्रोडक्शन अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 40 से 50 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास 250 वर्ड्स की लिमिट होती है 15 मार्क का क्वेश्चन के लिए। अगर आप 50 से ज्यादा वर्ड्स सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे देंगे तो आपके पास बॉडी में लिखने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि साथ के साथ आपको एंड में कंक्लूजन भी लिखना है, और इसमें भी अराउंड 50 वर्ड्स चाहिए, तो आपका मेन बॉडी में 150 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। ठीक है। Usually, I advise my students to use around 40 words to 40, 80, and that we can write in body in at least 170 words. So, last point, examples of effective introductions, जो अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक्चुअली लिखना चाहता था कि आप कुछ एग्जांपल्स भी अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। कोई अगर इशू का है तो वहां पे कोई डेट मेंशन कर दी, अगर पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहां पे आर्टिकल मेंशन कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्राफ्टिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शन फॉर एनालिटिकल क्वेश्चंस। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछली क्लास में। एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव वर्ड, हमारा जो डायरेक्टिव वर्ड होता है वो एनालिसिस होता है, क्रिटिकली एनालाइज और सिर्फ एनालाइज।
जिसमें हमें डाटा के साथ उस सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है, उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन और पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने पड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास बेटर तरीका क्या है कि हम इंट्रोडक्शन कैसे जनरेट करें, कैसे लिखें। सबसे पहला, प्रेजेंट द सिग्निफिकेंट इशू क्लियरली। जिस भी बेसिस पे आपका क्वेश्चन है उसका सिग्निफिकेंट इशू क्या है, आप उसको जरूर इंट्रोडक्शन में दिखाएं। आप चिंता ना करें, इस स्लाइड्स के बाद एग्जांपल्स भी है हर एक बेसिस पे। और आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पूरी क्लास में मैं आपको लाइव क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन लिख के दिखाऊंगा। वेल, लाइव तो नहीं होगी क्योंकि मैं दिन में लाइव नहीं आ सकता। ऑब्वियसली मेरे पास स्टूडियो तो है नहीं, शोर होता है, तो मैं रिकॉर्ड करके आपके सामने आंसर लिख के दिखाऊंगा। आंसर आई मीन टू से सिर्फ इंट्रोडक्शन। पहली क्लास में हम सब कुछ नहीं सीख सकते। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, बेबी स्टेप्स। ऑलराइट, धीरे धीरे हम मास्टरी करेंगे इसमें। ओके, प्रेजेंट द सिग्निफिकेंट इशू। एज आई सेड, फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए, एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट फॉर योर एनालिसिस। आपके एनालिसिस के लिए एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है ये। सेकंड पॉइंट, स्टेट योर पोजीशन ऑन द टॉपिक। अब इससे आपका क्या मतलब? देखिए, कुछ टॉपिक पॉजिटिव वैल्यू वाले होते हैं, कुछ टॉपिक नेगेटिव वैल्यू वाले होते हैं। Sometimes you have to take sides, but in a balanced approach. Still, you can be tilted towards one side a little bit more, but don't show it properly. ठीक है? सो आपकी पोजीशन, आपका पर्सपेक्टिव इंट्रोडक्शन में आप दिखा सकते हैं कि हाँ, अगर कोई पॉजिटिव इशू है तो इंट्रोडक्शन में उसके बारे में पॉजिटिव लाइंस लिख दें। अगर कोई नेगेटिव इशू है तो उसको इंट्रोडक्शन में आपने कंडेम किया। ठीक है? सेट एक्सपेक्टेशन फॉर द एग्जामिनर। ये हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। आपका एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होता है जो एग्जामिनर के लिए एक्सपेक्टेशन सेट कर दे कि इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर क्या क्या देख सकता है, एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन सॉरी बॉडी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद। लास्ट, यूज स्पेसिफिक एग्जांपल्स फॉर क्लैरिटी। ये तो मैं बता चुका हूं कि एनालिटिकल क्वेश्चंस में एग्जांपल्स होने चाहिए, बॉडी में भी और इंट्रोडक्शन में भी। आप एक या दो एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, बट आई सजेस्ट यू टू मेक योर नोट्स वाइजली। नेक्स्ट, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन फॉर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। कुछ क्वेश्चंस आपके ओपिनियन बेस्ड होते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है? अब एग्जामिनर आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता है, बट मैंने आपको कहा था कि आप बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, किसी भी साइड आप ज्यादा टिल्ट नहीं होंगे। ठीक है? वरना अपने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस की ड्रीम को आप बाय बाय कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो बी बैलेंस्ड, ऑलराइट, एंड बी काम। फर्स्ट पॉइंट यही है, बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट, प्रिपेयर द रीडर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इन द सक्सेस। जो भी इशू है आप इंट्रोडक्शन में उसका इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक। ये मैंने अभी कुछ स्लाइड पहले डिस्कस किया था। स्टार्ट बाय इलस्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सेम इफेक्टिव एग्जीक्यूशन की तरह। थीसिस स्टेटमेंट, clearly state your main argument in one sentence, and I emphasize one sentence, one। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो
टू, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। एंड मैं थीसिस स्टेटमेंट आपको बता चुका हूँ क्या होती है। अगर फिर भी भूल गए तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लें। एड्रेस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। यूजुअली मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बॉडी में दें। बट अगर आपका इंट्रोडक्शन छोटा है या फिर उसको और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो वहां भी एक छोटा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, इसने अगेंस्ट में कोई बात लिखी है, साथ के साथ फेवर में भी बात लिखी है, एक बैलेंस अप्रोच लेके चल रहा है। ये एनालाइज कर सकता है कि हाँ, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इशू के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट तो होते ही है, बट साथ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ऑलराइट, लेट्स टेक टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस हैं। कुछ और इंट्रोडक्शंस के टाइप मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। कंटेक्चुअल मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं यहाँ से। एनालिटिकल मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो ये भी हम डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे। कंपैरेटिव एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इट हाईलाइट्स द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन टू और मोर टॉपिक्स, सेटिंग द स्टेज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। ये हमने यहाँ पढ़ा। एड्रेस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ये है आपका कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, एज आई एज यू कैन सी, ये जीएस पेपर 1 के लिए बेटर रहता है। प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेश्चन, हेल्पिंग टू इलस्ट्रेट द इवोल्यूशन ऑफ द इशू। पुराने जमाने में किस टाइप का इशू था, अब क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी इशू कैसे डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। एंशंट इंडिया में इनको अलाउड नहीं था सभा में जाने के लिए, लेकिन बाद में हुआ। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम, जो अर्ली बुद्धिज्म थे, इनको मोनेस्ट्रीज में अलाउड नहीं था, बट लेटर ऑन जब बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई, उसके बाद वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया गया। फिर सती प्रथा। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया में वुमेन्स का रोल, जो मैंने अब तक रोल बताए वो सम हाउ नेगेटिव थे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे बताएंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप बता सकते हैं, मॉडर्न इंडिया में कई एग्जांपल्स हैं आपके पास। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, ज्योतिराव फुले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारा जो इंफॉर्मेशन है आप इंट्रोडक्शन में नहीं डाल सकते, बट कंसाइज करके 3-4 लाइनों में एक बेस क्रिएट कर सकते हैं और इन सारी इंफॉर्मेशन को आप बॉडी में दिखा सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स विद हाइपोथेटिकल सिनारियो। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी सिनारियो। ये एक्चुअली मुझे यहाँ डालना नहीं था, ये ऐसे में ज्यादातर यूज होता है। related to questions engaging the reader's imagination and prompting them to think critically about the potential outcomes। तो एज आई सेड, ये ऐसे में ज्यादा यूज होता है क्योंकि जीएस मेंस, सॉरी, जीएस 1 2 3 4, इनमें क्वेश्चंस यूजुअली डायरेक्ट होते हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चंस नहीं होते। तो वहां पे हाइपोथेटिकल इंट्रोडक्शन देना भी अ, हमारे लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, की मिस्टेक्स टू अवॉइड। मैंने आपको बताया क्या करना है, ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना। ठीक है, अवॉइड वेगनेस इन स्टेटमेंट्स। वेगनेस मतलब इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। ठीक है, स्टिक टू द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द कीवर्ड एंड स्टिक टू इट, इंश्योर क्लैरिटी। नेक्स्ट, स्टीयर क्लियरली ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। अगर आप क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज हुई है, आपने बहुत पढ़ा है, आई नो,
आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप प्रीलिम्स कर क्लियर कर चुके होंगे। आपके पास एक अच्छी खासी वोकैबुलरी होगी, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत सही होगी। आई स्टिल बिलीव जो इंसान सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में जाता है वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने के काबिल होता है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उतना एग्जामिनर को इजीली समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और इंट्रोडक्शन जितना कम कॉम्प्लेक्स होगा उतना बेटर है। ठीक है, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इंट्रोडक्शन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज ना करें। एड्रेस द क्वेश्चन डायरेक्टली, मुझे नहीं लगता आपको ये बताने की जरूरत है मुझे। ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट जैसा है, उल्टी सीधी बातें ना लिखें, अलग ना लिखे, बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पीवाईक्यू था जिसमें आई डोंट रिमेम्बर द टर्म बट आई थिंक टर्म वाज पॉपुलेशन कंट्रोल। Lots of students misunderstood and write something else. It was talking about the population, कि हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो कैसे हमारे लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट साबित हो सकती है और कैसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट साबित हो सकती है। बट पीपल राइट डिफरेंटली। वन और टू स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, उन्होंने भी कुछ और ही आंसर लिखा था। आई आस्क्ड देम, सो read it properly. I always say read the question twice. Next, keep it brief and focused. ये मैं आपको बता चुका हूँ। लिमिट योर इंट्रोडक्शन टू 3 to 5 सेंटेंस, इससे ज्यादा नहीं। बी माइंडफुल ऑफ लेंथीनेस, ये सेम, ये दोनों रिलेटेड पॉइंट्स है। हमेशा ध्यान रखना आपका आंसर, आपका इंट्रोडक्शन कितना लंबा हो रहा है। ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वो, वरना एग्जामिनर को लगेगा कि उसने, जो स्टूडेंट है उसने बॉडी की लेंथ कम कर दी, इंट्रोडक्शन इतना बड़ा लिखा है, वो पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग इंट्रोडक्शन स्टाइल्स। सब्जेक्ट टाइप, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री है, इसमें कैसे इंट्रोडक्शन यूज होने चाहिए? कंटेक्चुअल स्टेटमेंट फॉलोड बाय थीसिस। जियोग्राफी में रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में दो टाइप के इंट्रोडक्शन मैं ज्यादातर यूज किया करता था और अपने स्टूडेंट को भी एडवाइस करता हूँ। कोड बेस्ड या फिर आर्टिकल। आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, आप कोट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है कि हम एक स्पेसिफिक डेट का एग्जांपल दें, बट यूजुअली स्टूडेंट्स को डेट याद नहीं रहती। प्रीलिम्स में ये आसान होता है क्योंकि प्रीलिम्स में सामने आंसर होता है, वहां गेस करना आसान होता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था शायद, तो आपको याद आ जाता है। बट जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब चीजें याद करना मुश्किल होती है। ठीक है, नेक्स्ट सोशियोलॉजी। ये मुझे यहाँ नहीं डालना था एक्चुअली, क्योंकि ये सोशियोलॉजी वर्ड नहीं डालना था, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, वहां पे मे बिगिन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। अच्छा, पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन हम बात कर चुके हैं। क्लैरिटी के लिए, कंटेक्चुअलाइजेशन के लिए, रेलेवेंस के लिए और इंगेजमेंट के लिए। जितना बेटर इंट्रोडक्शन होगा, राइटर सॉरी रीडर यानी एग्जामिनर उतने ही इंटरेस्ट के साथ आपकी बॉडी पे जाएगा आंसर की, और उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करेगा। तो मेक श्योर अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट इंट्रोडक्शन बेटर। और अगर इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है तो बॉडी को भी उतना ही बेटर करना है। अडेप्टेशन टेक्निक, पता लगा आपने इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन जब आंसर की बॉडी की बात आई तो वहां पे वीकनेस है, इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो ये हमको नहीं करना। अडेप्टेशन टेक्निक, हम कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, इसके लिए क्या जरूरी है? रिसर्च, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, गलत कोट है।
परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कीजिए। फीडबैक, इसको आप अपने जो साथ के एस्पिरेंट्स हैं, दोस्त हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, या आपके सीनियर्स हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो ऑब्वियसली आपके सीनियर्स होंगे। एग्जाम्पल्स, एनालाइज इंट्रोडक्शन फ्रॉम हाई स्कोरिंग आंसर्स। आप किसी भी साइट पे जाकर टॉपर्स के आंसर्स निकाल सकते हैं। यूजुअली जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उन उनके द्वारा जो मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी कॉपी अपलोडेड होती है उनके साइट्स पर। तो आप वहां से उन कॉपीज को निकालकर उनके इंट्रोडक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ इंट्रोडक्शन, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इंट्रोडक्शन क्रिएट फेवरेबल इंप्रेशन, marks are awarded accordingly, and solid introduction can maximize your score. We all know that. Effective introduction, engage with timed writing. जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें तो टाइम बेसिस पर करें। किसी भी इंट्रोडक्शन को आपके पास 10 मार्कर के लिए सात, सॉरी 70 नहीं, 7 मिनट्स होते हैं, और 15 मार्क के लिए 10 मिनट्स। इसका इंट्रोडक्शन लेस देन 1 मिनट में आपको कर लेना चाहिए। 3 से 4 लाइनें लिखने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, उतने ही टाइम में आप इसका इंट्रोडक्शन कवर कीजिए। क्योंकि आपको बॉडी भी लिखनी है। बॉडी में यूजुअली बॉडी के बाद मैं पहले कंक्लूजन की बात करता हूँ। कंक्लूजन भी आपको इतने ही टाइम में लिखना पड़ता है, बट यूजुअली बच्चों को कंक्लूजन लिखने में ज्यादा दिक्कत आती है इंट्रोडक्शन के कंपेयर से। तो मैं इसे 1.5 मिनट्स यूजुअली कहता हूँ, 1.5 to 2 मिनट्स। तो 3 मिनट्स आपके अगर यहीं चले जाएंगे तो 4 मिनट्स में आप बॉडी लिख लेंगे। अगर आप लिख सकते हैं, वेल एंड गुड। सेम इश्यूज विद 10 मार्कर, सॉरी 15 मार्कर क्वेश्चन। 10 मिनट्स में आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा लेंदी होता है। इधर आप अगर 3 से 4 लाइन में ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 4 से 5 लाइन में लिखेंगे। ठीक है। तो वर्क ऑन योर राइटिंग स्पीड, वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। ऑलराइट। अगला, यूटिलाइज पीयर रिव्यू। अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स से आप बात कर सकते हैं। वो आपके इंट्रोडक्शंस और आंसर्स को बेटर बनाने में हेल्प जरूर करेंगे। अगर नहीं करते तो मे बी दे आर नॉट योर फ्रेंड्स रियली। रिवाइज विद एग्जिस्टिंग इंट्रोडक्शन, इसका मैंने अभी पिछली स्लाइड में जिक्र किया। आप मॉक्स उठा सकते हैं टॉपर्स के, उनसे आप रिवाइज कर सकते हैं, उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। फोकस ऑन पर्सनल स्टाइल, हर बच्चे का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है इंट्रोडक्शन लिखने का। अगर आप टॉपर्स के काम को एनालाइज कर रहे हैं, सो ट्राई नॉट टू ब्लेंड। अपना स्टाइल उनके स्टाइल के साथ ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करेंगे 5 से 6 टॉपर्स के बुकलेट्स, तो आपको पता लग जाएगा हर टॉपर का एक अपना स्टाइल होता है। ठीक है। अपना सबका अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। सो आप उसको मत खोइए, आप अपना एसेंस खो देंगे। प्रैक्टिस रेगुलरली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, एनहांसिंग थ्रू पीयर रिव्यू। अपने दोस्त, सीनियर्स के साथ मिलके आप आंसर्स लिखें। गैदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन योर वर्क। अगर यूजुअली ये काम करता है उनके लिए जो दोस्त साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप अकेले प्रिपेयर करते हैं तो आई वुड से दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बट फाइंड अ मेंटोर। मेंटोर इज मस्ट किसी भी काम के लिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, एक मेंटोर होना जरूरी है। तो अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है जो प्रिपेयर कर रहा हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर्स, अपने जो इंट्रोडक्शंस हैं वो भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ के साथ आप लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। और यार, टाइम लगता है यार इतनी सारी स्लाइड्स बनाना, मेरे पास कोई मेरी टीम नहीं है, ये सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा अप्रिशिएट करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। नया नया
यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो प्लीज अप्रिशिएट, आई रिक्वेस्ट यू। वेल, अगर लाइक शेयर नहीं भी करोगे तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता, बट ठीक है, अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सच में। एंड बी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। अब ये नहीं है कि कोई आपको फीडबैक दे रहा है आपने दिल से लगा लिया, हाउ डेयर ही, मैंने कुछ बोला कि इसको ठीक करो, एंड यू विल बी लाइक, हाउ डेयर यू करेक्ट मी, आई कंडेम यू गेट लॉस्ट। ऐसा नहीं करना है। बी ओपन टू फीडबैक। आप सर्विस में जाएंगे तो वहां भी ऐसा होगा आपके साथ। क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट थ्रू कोलैबोरेशन। ये ज्यादातर लाइब्रेरीज में आपको देखने को मिलेगा। लाइब्रेरीज में आपके दोस्त हैं तो वहां पे आप साथ बैठ के काम कर सकते हैं। काम करने का मतलब यूजुअली। सो हियर इट्स ओवर। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड अ डिफरेंट स्लाइड, बट क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं उसे ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाया। इट इज अ वेग स्लाइड, बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। आई मीन आई एम एक्सप्लेनिंग राइट। सो पहले 3-4 स्लाइड तो हम जानते हैं। इसके अलावा ओ, यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई बात नहीं। सो टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस हम बात कर चुके हैं। डेफिनेशन बेस्ड पहला टाइप होता है, फैक्ट रिपोर्ट और डाटा बेस्ड सेकंड टाइप होता है। और ये ज्यादातर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला कंटेक्चुअल बेस्ड मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कोड बेस्ड मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री और पॉलिटी में सबसे ज्यादा इनका यूज करते हैं हम लोग। करंट अफेयर बेस्ड, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा इन जगहों पे करंट अफेयर बेस्ड का यूज होता है। एंड आई एम सेइंग सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं है बाकी टॉपिक्स के लिए इनको छोड़ दो। बाकी टॉपिक्स में भी करंट अफेयर्स का यूज हो सकता है। ठीक है। एनालिटिकल स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इन 6 स्टाइल्स को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ और एक एग्जांपल भी मैंने ऐड कर रखा है। सबसे पहला डेफिनेशन बेस्ड। इसमें हम क्या करते हैं, डिफाइन अ की टर्म फ्रॉम द क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था हमारा टास्क क्या होता है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, अंडरस्टैंड द कीवर्ड, classify the question in different parts, and define the keyword. Example, discuss the relevance of secularism in modern India. अब इस क्वेश्चन में डिस्कस डायरेक्टिव है, इसका मतलब हमसे ओपिनियन पूछा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। वो मैं एक्चुअली क्लास ले चुका हूँ पहले, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, इंट्रोडक्शन। डिस्कस द रेलेवेंस। पहला पार्ट, द रेलेवेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म का रेलेवेंस पूछा है किस कॉन्टेक्स्ट में, इन मॉडर्न इंडिया। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम सेक्युलरिज्म को डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, कि अब अगर रेलेवेंट है तो पहले क्या हुआ करता था। ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सेक्युलरिज्म। तो हम डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन में कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। Secularism refers to the separation of religion from the affairs of state. डैश डैश डैश, इसके आगे आप कुछ बातें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरा पेन चलता यहाँ पे तो बेटर रहता, बट आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम है। तो सेकुलरिज्म की दो डेफिनेशंस हो सकती हैं, एक वेस्टर्न और एक हमारी इंडियन। ठीक है। वेस्टर्न डेफिनेशन कहती है कि सेकुलरिज्म इज टोटल सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड सेपरेशन ऑफ रिलीजन। बट इंडियन जो डेफिनेशन है वो कहती है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी रिलीजन। फ्रांस एक अच्छा एग्जांपल है वेस्टर्न मॉडल का, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो रिलीजन से बिल्कुल अलग, किसी भी प्रकार के कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं करती, किसी भी टाइप का कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता रिलीजन को। जो रिलीजन है वहाँ के जो चर्च है वो खुद चाहे तो फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं लोगों से, बट गवर्नमेंट किसी भी टाइप का हेल्प नहीं करती।
इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में रिलीजन, सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आई मीन दिस इज ऑन at least in the constitution, but we all know everything what's going on in our country, and it should be to some extent, but again आपको ये ओपिनियन इंटरव्यू में या अपने आंसर्स में नहीं दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, फैक्ट बेस्ड या डाटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका यूज हम कब करते हैं? बिगिन विद द रिलेवेंट फैक्ट, किसी फैक्ट से शुरुआत करते टाइम, रिपोर्ट का जिक्र करते टाइम, या कोई स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, recently in January or February there was an article about नरेगा। ठीक है, मेरे को आर्टिकल सही से याद नहीं है, बट इट वाज देयर। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो प्लीज चेक इट। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ नरेगा। अब इसमें आंसर हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? अब ये एक स्कीम है, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, बट अगेन एक डेफिनेशन और एक डाटा स्कीम से रिलेटेड ज्यादा बेटर कौन रहेगा इंट्रोडक्शन के लिए? ऑब्वियसली डाटा। कई लोगों को डाटा नहीं पता होगा तो डेफिनेशन से भी स्टार्ट करेंगे, उनको भी मार्क्स मिलेंगे, बट हियर इफ यू यूज डाटा यू विल बी अहेड ऑफ देम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 2023, जिस भी इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र हुआ होगा, अगर लेटेस्ट है तो इट वुड बी एडवाइज टू यूज द लेटेस्ट डाटा। आई डोंट नो मैंने यहाँ 22 क्यों लिखा है, मेरे को जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मेरे दिमाग में था कोई पॉइंट। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 7 करोड़ हाउस होल्ड्स। ऑल राइट, तो ऐसा डाटा आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंटेक्चुअल बेस्ड और बैकग्राउंड बेस्ड, इसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, इससे पिछले जो मैं पढ़ा रहा था। अब एग्जांपल्स देखिए इसको करना कैसे होता है। इसमें हम करते क्या है? प्रोवाइड हिस्टोरिकल और कंटेम्पररी बैकग्राउंड, किसी भी इशू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर किसी इशू का जो आज के टाइम चल रहा है उसका बैकग्राउंड हम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली ईरान और इसराइल, आई डोंट नो, ईरान की लड़ाई हो रही है। ठीक है, दूसरी कंट्री में भूल गया, न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो वो इशू को आप कॉन्टेक्स्ट देते हुए आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। एनालाइज द कॉज, एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एनालाइज द कॉज ऑफ फार्मर डिस्ट्रेस इन इंडिया। अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्चुअल देते, यहाँ पे हम डाटा का यूज कर सकते हैं जो फार्म बिल लागू किया गया था। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं? डाटा का यूज करेंगे, वेल एंड गुड, आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर हैज हिस्टोरिकली बीन डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स एंड ससेप्टेबल टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। ये क्या करता है? ये एक बेस प्रोवाइड करता है, क्या, कि हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा? एनालाइज द कॉज, हमको कारण बताने हैं किसके? फार्मर्स डिस्ट्रेस इन इंडिया। फार्मर की डिस्ट्रेस को लेकर, फार्मर स्ट्रेस में रहते हैं, क्यों? ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो हम अपना इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, इसको नेगेटिवली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया क्या, कि हमारा हिस्टोरिक जो एग्रीकल्चर है हिस्टोरिकली मॉनसून डिपेंडेंट है और ससेप्टेबल टू प्राइस फ्लक्चुएशन। आपको पता होगा 1957 जब हमारा देश 1947 आजाद हुआ, उसके बाद से ही हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी प्रोवाइड करता था, बट लेटर ऑन उसमें एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा थी पर उतना जीडीपी, सेक्टर वाइज जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था जितना सर्विस इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का था। ठीक है, एंड आफ्टर 1991 सर्विस सेक्टर की ग्रोथ और ज्यादा हुई है, लेकिन उतनी ग्रोथ हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हुई। थर्ड टाइप का इंट्रोडक्शन, कोड बेस्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं टाइप आपको ही समझा चुका हूँ कोड बेस्ड क्या होता है। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, एक और बात, कोड बेस्ड का यूज हम एथिक्स में भी सबसे ज्यादा कर सकते हैं। अपने ग्रेट लीडर्स हैं इंडियन और फॉरेन, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला,
ठीक है। इनका आप कोट यूज कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगर याद है तो आपका आंसर उतना ही क्रेडिबल लगेगा, उतना ही बेहतर लगेगा। एज महात्मा गांधी से, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या रोल है? ठीक है, तो हम कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। एज महात्मा गांधी सेड, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। जब महात्मा गांधी यहाँ आए तो उन्होंने विलेजेस को इम्पोर्टेंस दिया कि हम ग्रास रूट से ग्रोथ करने की स्टार्ट करते हैं। गांधीन प्रिंसिपल इन डीपीएसपी, आप चाहते तो यहाँ पे गांधीन प्रिंसिपल का डिस्कस कर सकते थे, बट वो इररिलेवेंट हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी डाटा का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट तरीका एक कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन ही होता है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं, बट अगेन कोड बेस्ड इज अ बेटर ऑप्शन। क्रिटिकली एग्जामिन द डाटा प्रोटेक्शन बिल। डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में पिछले 2 साल से चर्चा हो रही है न्यूज़पेपर में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया, पिछले प्रीलिम्स में नहीं पूछा था, बट अगेन अगर कोई बिग न्यूज आती है तो चांसेस हैं कि वो पूछा जाए। फॉर एग्जांपल, एक पिछले साल बिग न्यूज थी ऑस्ट्रेलिया में, अंडर 18 कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना सकता विदाउट पेरेंट कंसेंट, उनकी आईडी नहीं नहीं बना सकता। हाँ, अलाउड ही नहीं है, उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है मेंस में तो आप इस एग्जांपल का यूज करके इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विद द रिसेंट पैसेज, अब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था तो हम आंसर भी करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। आप रिलेवेंट आर्टिकल अगर आपको कोई याद है तो उससे कोई लाइंस आप निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। राइट, विद द रिसेंट पैसेज of Digital Personal Data Protection Act, concern over data privacy have once again come to the forefront। बहुत ही इजी था, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप कोई भी आर्टिकल अगर आप न्यूज़पेपर में एक बार पढ़ते हैं तो मैंने पर्सनली देखा है वो आर्टिकल रिपीट होते हैं, यूजुअली उसी वीक में 1 2 या 3 बार, और नेक्स्ट मंथ या उससे 2 3 मंथ बाद भी रिपीट होता है, तो आपको वो चीजें याद होंगी। नेक्स्ट स्लाइड। एनालिटिकल स्टेटमेंट। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी पिछली स्लाइड्स में, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन, वो एक वेग क्वेश्चन मैंने बनाया था उसी टाइम। खैर, तो इंडियन फ्रीडम मूव स्ट्रगल में वुमेन्स का क्या रोल था? ठीक है, अब यहाँ पे ये कोई टोन नहीं दे रहा है। टोन आई मीन टू से नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है या पॉजिटिव टाइप का क्वेश्चन है, वी डोंट नो। तो इट वुड बी एडवाइज टू स्टार्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन पॉजिटिव नोट्स। ठीक है, द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया was not only a political struggle, जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट कि फ्रीडम मूवमेंट इंडिया में जो था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, बट आल्सो अ सोशल रेवोल्यूशन। क्यों? बिफोर द ब्रिटिश देयर वाज डिवीजन इन द सोसाइटी on the basis of caste, on the basis of genders, but later on when the British came and we started struggling to get them out, we united। ठीक है, तो not only a political struggle but also a social revolution that saw increased participation of women across region। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बताया कि वुमेन्स का रोल था। ठीक है, ये सिर्फ एक सोशल सॉरी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, सोशल रेवोल्यूशन भी था, विच इंडिकेट कि हाँ अब वुमेन्स भी चल के आगे आ रही थी सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सो इट क्रिएट्स अ बेस, किसके लिए? हमारे जो आंसर की बॉडी है उसके लिए। हमने बताया कि वुमेन्स का रोल था। अब
जब आप बेस लिखेंगे, सॉरी, जब आप आंसर की बॉडी लिखेंगे तो आप अपने ओपिनियन के अनुसार एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं। देखिए वैसे क्वेश्चन डिस्कस है, मतलब आपका ओपिनियन जानना चाहता है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, आप हिस्टोरिकल क्वेश्चन समझते हैं, हिस्ट्री का टॉपिक, तो हिस्ट्री के टॉपिक्स में भी हम एग्जांपल्स का यूज करते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस मैं आपको करूंगा कि आप एग्जांपल्स का यूज करें। टिप्स फॉर राइटिंग बेटर इंट्रोडक्शन: अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कंसाइज, रेलेवेंट, अवॉइड जेनेरिक एंड बिग स्टेटमेंट, प्रैक्टिस पीवाईक्यू। ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हमारी स्लाइड्स का कंक्लूजन यानी आज की क्लास का कंक्लूजन: अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन सेट द फाउंडेशन। बेस्ट, अच्छा इंट्रोडक्शन आपकी आंसर की एक अच्छी नींव रख सकता है। यूज वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, हर टाइप के इंट्रोडक्शन लिखने की प्रैक्टिस करें। जब नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा, इंट्रोडक्शंस लिख के दिखाऊंगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक ही क्वेश्चन के दो, मिनिमम दो मैं आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिखाऊं। ठीक है? Practice is key to mastering the introductions. Practice, again, as I said, perfect practice makes a man perfect. But make your first impression count. It's all on you. And आपको पता है लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि जहाँ मैं पहले पढ़ाया करता था, एक्चुअली मैं यूपीएससी का सब्जेक्ट अभी हाल ही में पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं पहले दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाया करता था। वहां भी मैंने देखा है, इफ आई और एनी टीचर gives a student a homework, not more than 5% student does it. सिर्फ 5-6% बच्चे ही काम करते हैं, इसके अलावा बाकी सारे नहीं करते। They may have reasons, but it can be a reason for your, I don't want to use the word failure, but again, you will have to reattempt if you are being lazy. So try to practice. Practice is important. ठीक है? And I wish you very luck. Again, a small request. Please like, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपके दोस्त हैं तो उनको भी बताएं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहने वाला है। जीरो से हीरो तक के लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा। अगर आप इस साल का मेंस लिख रहे हैं तो भी आप ये देख सकते हैं। अगर आप अगले साल मेंस देना चाहते हैं और प्रीलिम्स की अच्छी खासी तैयारी हो गई है, आप श्योर हैं कि प्रीलिम्स निकाल लेंगे, तब तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। ठीक है? तो प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं लेक्चर कैसा लगा। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिखे थे, आप चाहें तो कमेंट में उनके लिए अपनी तरफ से कोई इंट्रोडक्शन लिख के बता सकते हैं। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव फन।